हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। आज मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपके लिए एक नसीहत होगी। आज से तकरीबन 1 साल पहले मेरे पास इंडिया से एक फैमिली तशरीफ लाई जो कि एक्चुअल में 8-10 फैमिलीज थी जिन्होंने इकट्ठे मिलके ये डिसाइड किया कि हम ये 4-5 मेंबर्स जो है इन्हें भेजते हैं टर्की ताकि ये अपना होमवर्क करें, वहाँ की मार्केट को स्टडी करें और स्टडी करने के बाद हमें ये अच्छी एडवाइस दे सके कि हमें किस सिटी के अंदर प्रॉपर्टी बाइंग करनी चाहिए और कहाँ पे जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए ताकि हमारा होमवर्क मुकम्मल हो और फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो डिसीजन ले लें। उस फैमिली के अंदर नौजवान भी शामिल थे और बुजुर्ग भी शामिल थे। वो मेरी वीडियोस देख के मेरे पास तशरीफ लाए, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि हमारा बजट चूंकि कम है तो हम यलोवा के अंदर बाय करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया, हम यलोवा चले गए, हमने प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें जो है वो इस्तांबुल में भी देखनी है, तो वो भी दिखाई और अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी अब हमें हमारा होमवर्क मुकम्मल हो गया है तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए और इसके बाद हम जो है वो डिसाइड करेंगे और फिर आपको जो है वो बताएंगे। मैंने बोला जी बिल्कुल ठीक है, आप अपना होमवर्क करके जब आप डिसाइड करें मुझे बताइएगा। जिस क्लाइंट को मैं एक दफा प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, मैं अपनी सर्विस दे देता हूँ, मैं दोबारा उन्हें अप्रोच नहीं करता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं दोबारा उन्हें कॉन्टेक्ट ना करूँ। उसकी रीजन ये है कि आपने जब अपनी मार्केटिंग की और मार्केटिंग के पेश नज़र आपको किसी क्लाइंट ने अप्रोच किया और आपने उन्हें सर्विस भी दे दी, जो प्रॉपर्टीज थी, जो आपका पोर्टफोलियो था वो सारा शेयर भी कर दिया, तो शेयर करने के बाद अगर वो आपको खुद कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है, या तो आपकी प्रॉपर्टी उन्हें पसंद नहीं आई या आपकी उन्हें सर्विस अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए दोबारा अगर उन्हें आप कांटेक्ट करेंगे भी तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं कांटेक्ट नहीं करता और इसी तरह मैंने इन्हें भी कांटेक्ट नहीं किया। आज से तकरीबन 1 महीना पहले, ऑलमोस्ट 1 साल बाद, जब मैंने उन्हें सर्विस प्रोवाइड की थी प्रॉपर्टी विजिट करवाने की, उन्होंने मुझे, उनमें से एक जो दोस्त हैं जो कि उनके हेड हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया कि जी हमारे साथ जो है वो स्कैम हो गया। अब वो स्कैम क्या हुआ कि उन्होंने 1 साल पहले जब मुझसे प्रॉपर्टी देखी थी तो उन्होंने इस्तांबुल में किसी के थ्रू जो है वो बेलिकदुजू के एरिया के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी बाय कर ली। अब बाय करने के बाद उन्होंने अपना रेजिडेंस कार्ड उस वक्त ले लिया। उनकी फैमिली यानी उनकी वाइफ और बच्चे उस वक्त नहीं थे, वो वापस चले गए इंडिया और अभी 1 महीना पहले अपनी वाइफ, बच्चों और अपने पेरेंट्स को साथ लेके जो है वापस आए बेलिकदुजू और उन्होंने आके जो है वो अपनी फैमिली के रेजिडेंस कार्ड जो है वो अप्लाई कर दिए अपने टीआरसी की बेस के ऊपर। जब उन्होंने टीआरसी कार्ड अप्लाई किए तो उन्हें पता चला कि जी उनका अपना जो रेजिडेंस कार्ड है वो कैंसिल हो चुका है। अब जब ये जो खबर थी उनके लिए बिल्कुल ऐसे थी जैसे आसमान जो है उनके सर पे गिर पड़ा है, क्योंकि किसी भी शख्स ने जब अपनी फैमिली को मूव करना होता है और वो सारा काम यहाँ पे करके, प्रॉपर्टी बाय करके, अपना रेजिडेंस कार्ड लेके जब फैमिली को लेके यहाँ पे आए और उसे ये पता चले कि आपका तो भाई अपना रेजिडेंस कार्ड जो है वो कैंसिल हो चुका है, तो आप अपनी फैमिली का कार्ड कैसे लेंगे। गोच इदारे से अक्वायर करने पे मालूम हुआ कि उनका अपना जो रेजिडेंस कार्ड है वो इसलिए कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपना अपार्टमेंट जो है वो किसी खातून को रेंट आउट कर दिया है और उसका बकायदा जो है वो नोटरी एग्रीमेंट भी हो गया है। यहाँ पे एक चीज तो जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका रेजिडेंस कार्ड वाला अपार्टमेंट है जिसके ऊपर आपने अपना रेजिडेंस कार्ड लिया हुआ है उसे कभी भी रेंट आउट ना करें, और अगर करें तो उसका कोई प्रॉपर नोटराइज्ड एग्रीमेंट ना करें, या किसी को रेंट आउट करते हैं तो उसे उसके ऊपर नफूस ना बनवाने दें, या कोई इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बिजली, आपके गैस के जो बिल्स हैं ये ना इंस्टॉल करवाने दें ताकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आए ना। क्योंकि आप गवर्नमेंट को ये शो कर रहे हैं भाई ये मैं प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने रहना है। अब जब आप उसको रेंट आउट करेंगे तो ये तो गवर्नमेंट के साथ स्कैम है। तो इस बेस के ऊपर जो है वो उनका रेजिडेंस कार्ड कैंसिल हो गया। अब कहानी ये है कि जिन दिनों के अंदर ये नोटरी हुआ अग्रीमेंट, उन दिनों में ये जो दोस्त हैं ये इंडिया के अंदर थे, ये यहाँ पे थे ही नहीं। और ये बहुत अच्छी चीज थी इनके लिए। किसी ने उनके पासपोर्ट और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके नोटरी पे जाके फेक जो है वो नोटराइज्ड यानी फेक डॉक्यूमेंट्स देके तो उसको नोटरी करवा लिया। अब इसमें बात जो समझ से बालातर है वो ये है कि कोई भी नोटरी इस तरह का काम नहीं कर सकती, चाहे उनको जितना भी आप ब्राइब करें। उन्हें पता है कि ये जो है उनकी गलती उनकी नोटरी का लाइसेंस जो है वो कैंसिल करवा देगी। अब मुमकिन है कि वो जो नोटरी वाले थे दोस्त या जो खातून थी जिन्होंने ये सर्विस दी नोटराइज करने की, वो मुमकिन है कि मेंटली उस वक्त जो है वो एक्टिव नहीं थी, उन्होंने गलती से ये जो है वो कर दिया। लेकिन उनकी जो गलती थी उससे वो नोटरी भी जो है वो फंस गई, ये मौसूफ जो है इनका रेजिडेंस कार्ड भी कैंसिल हो गया और इनकी फैमिली के लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई। खैर
अच्छी चीज ये थी कि ये जिन दिनों में नोटरी हुआ उन दिनों में ये यहाँ पे टर्की में मौजूद ही नहीं थे, तो ये एक सॉलिड रीजन है कि इनके साथ स्कैम हुआ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैसे और किसने ये सारा कुछ जो है इनके साथ स्कैम किया। तो वो टर्किश कंपनी थी जिनके जरिए इन्होंने ये प्रॉपर्टी बाय की थी, ये अपार्टमेंट बाय किया था। तो उनके पास इनके डॉक्यूमेंट्स थे और उन डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर उन्होंने जाके नोटरी के साथ भी स्कैम करके और ये रेंटल एग्रीमेंट बनवा दिया और उस खातून ने जो है वो अपना रेजिडेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना था। इस सारी कहानी के अंदर जो लेसन है आपके लिए वो एक तो ये है कि भाई जब भी आप अपनी रियल एस्टेट एजेंसी जो है वो चूज करें या रियल एस्टेट एजेंट चूज करें, उनका पोर्टफोलियो, उनका प्रोफाइल और उनके क्रेडेंशियल जो है उनको जरूर चेक कर लिया करें। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, इसी तरह हर रियल एस्टेट की सर्विस देने वाला प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट या प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट नहीं होता। ये चीज समझने के लिए जो है वो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह आप जो है वो इन सारी चीजों को असेस कर सकते हैं। अब ये जितनी भी दो नंबरियां होती हैं, जो स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं और ये जो शैतान किस्म के जो है वो इंसान जो कि दूसरों के मुस्तकबिल के साथ, उनकी फैमिलीज के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं, उन लोगों से बचने के लिए मैं आपको पहले भी जो है वो कुछ तरीकाकार बता चुका हूं कि कैसे आप बच सकते हैं। अब आ जाती है बात के बहुत सादा सा फार्मूला ये रखें कि जिससे भी आप लेन देन कर रहे हैं उसे कहें भाई आपने ये जो सर्विस है ये जिन जिन लोगों को पहले दी है, क्या आप उनके साथ हमारी कोई इंटरेक्शन करवा सकते हैं। क्योंकि जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी सर्विस बिजनेस के अंदर। जब आपने किसी को अपार्टमेंट दिखाना है और बेचना है तो आपको कमीशन मिलना है, उस वक्त तो जो है रियल एस्टेट एजेंट जो है वो आपके पाँव के नीचे अपनी तलियां बिछा रहे होते हैं और आपको जो है वो बहुत बड़ा रुतबा और बड़ी इज्जत और बड़ा मुकाम जो है वो दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें उनका कमीशन मिल जाता है उसके बाद वो भूल जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो इम्तिहान स्टार्ट होता है रियल एस्टेट एजेंट का वो होता है आफ्टर सेल सर्विसेज में, क्योंकि आपने कमीशन ले लिया। अब उसके बाद अब आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो थोड़ी सी नहीं है, एक जीरो से जो है वो किसी भी शख्स ने अपनी लाइफ जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करनी है, तो उन्हें हर कदम पर जो है वो अपना रियल एस्टेट एजेंट जो है उसकी जरूरत होती है। उन्हें तो रास्तों का नहीं पता होता जो बताने पड़ते हैं। तो जो दोस्त भी यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं उन्हें तो भाई कदम कदम पे जो है वो आपकी जरूरत है। और उन्हें तो स्कूल के एडमिशन्स हैं, उनके बिजली पानी गैस के कनेक्शंस हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस हैं, कार उन्होंने अगर बाय करनी है, उसके बाद उन्होंने अपने घर को जो है फर्निश करना है, इवन यहाँ तक कि यार आपको ग्रोसरी स्टोर तक उन्हें जो है वो गाइड करना पड़ता है। और ये वो चीजें हैं जो बेसिक और छोटी हैं, इससे बहुत सारी चीजें और हैं जिनके लिए जो है वो उन्हें आपकी जरूरत होती है। तो एक्चुअल जो रियल एस्टेट एजेंट है, जो प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट है या कंसल्टेंट है, उनका पता ही तब चलता है। हालांकि उससे पहले भी वो क्या बाय करके दे रहा है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे बाय करके दे रहा है और कितने में बाय करके दे रहा है। तो उसके साथ साथ जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो और ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उस वक्त आप अपना कमीशन ले चुके होते हैं और अब आपको लगता है कि यार ये जो है मेरा जो क्लाइंट है इससे मुझे मजीद फायदा नहीं मिलना, जबकि यही वो मुकाम है जहां पे एजेंट बेवकूफी करते हैं। भाईजान अगर आपने किसी को अच्छी सर्विस दे दी और अगर आपने आफ्टर सेल सर्विसेज दे दी तो आपने उस क्लाइंट को हमेशा के लिए अपने साथ अटैच कर लिया और आपको उनसे जो रेफरेंस बेस्ड क्लाइंट मिलना है वो सबसे आपकी बड़ी अर्निंग है। ये पैसा, ये कमीशन, ये अर्निंग नहीं है। एक्चुअल आपका रेफरल अर्न जो है अगर आप करते हैं तो वो आपकी जो है वो अर्निंग है। इसी काम के लिए मेरे जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पहले मुझसे जो है वो सर्विसेज ली, उनके लिए और बाकी वो दोस्त जो यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर, अंकारा के अंदर, इजमीर, बुरसा, यलोवा के अंदर जो दोस्त रह रहे हैं, जिनका स्टेटस रेजिडेंस कार्ड है या सिटीजनशिप होल्डर हैं, उनकी मिलके हमने एक कम्युनिटी जो है वो बनाई है। उसमें बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो यूके, यूएसए, कनाडा जैसे कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिटीजनशिप यहाँ पे बाय की है या रेजिडेंसी यहाँ पे जो है वो हासिल की है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो इन सबको मिलके हमने एक कम्युनिटी जो है वो बनाई है। अब इस कम्युनिटी का फायदा क्या है? पहला फायदा तो ये है कि जैसे हमारी जो कंसल्टेंसी कंपनी है मल्टी मुल्क प्रॉपर्टी टर्की, इसके बारे में जो हमने आफ्टर सेल सर्विसेज जिन दोस्तों को दी, जिन्हें सर्विस दी, उनसे आप हमारे बारे में एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग होंगे जो आपको हमारे बारे में फीडबैक देंगे। रियलिटी बेस्ड फीडबैक होगा, क्योंकि आप उनसे इंडिविजुअली हमारे बारे में पूछ रहे होंगे, तो वो जो भी हमारे बारे में सोचते हैं या जो भी उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है, आप उनसे जो है वो अक्वायर कर सकते हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये है कि देखिए कोई भी इंसान अकेले कुल नहीं है। वहां पे सिटीजनशिप होल्डर्स भी हैं जो कि बड़े बिजनेसमैन भी हैं, वहां पे रेजिडेंस कार्ड होल्डर्स भी हैं जो कि रियल टाइम एक्सपीरियंस आपके साथ टर्की का जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो आपको उनसे सीखने का, नॉलेज लेने का और आपको जो है यहाँ पे सारे जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं
उनको देखते हुए डिसीजन लेने का आपको जो है वो फायदा रहेगा। तो उसके लिए जो है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नजर आ रहा है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, वो कम्युनिटी जो है वो आप ज्वाइन कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप उस कम्युनिटी में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हमारे बारे में फीडबैक लेना है। भाईजान वो कम्युनिटी आपके फायदे के लिए, आपको कदम कदम पे जितने भी वो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं। किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फौरन आपको जो है वो लोग हेल्प कर रहे होते हैं। उसके डिफरेंट जो है वो कम्युनिटी के हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हर ग्रुप को आप अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं और हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो रियल टाइम और जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली रह रहे हैं उनसे आपको मिल सकती है, मेरे अलावा भी। और रियल एस्टेट एजेंट्स भी उसके अंदर जो है वो मौजूद हैं, आप उनसे जो है वो सर्विसेज ले सकते हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप उन लोगों से क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो ये सारी जो गुफ्तगू है, इसके अंदर जो लेसन है वो ये है कि भाई जब भी आप कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो उस डिसीजन में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी होती है सिलेक्शन ऑफ योर कंसल्टेंट। जब आपने कंसल्टेंट जो है वो सही प्रोफेशनल और ईमानदार सेलेक्ट कर लिया, अब ये बात बहुत मुश्किल है, ईमानदार का जो वर्ड है ना या ईमानदारी, ये भाईजान आज चिराग लेके भी ढूंढे तो आपको नहीं मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि घर से जब निकले अल्लाह पाक से दुआ करके ये निकले कि भाईजान मैंने लुटना तो है ही है, लेकिन चलें मैं जो है वो थोड़ा कम जो है वो लुट जाऊं। तो इस वीडियो के हवाले से जो है वो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं दुआ गो हूँ कि जो लोग भी टर्की के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट पर्पज से, सिटीजनशिप के लिए या रेजिडेंसी हासिल करने के लिए या सेटलमेंट के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उन्हें नेक लोग जो हैं उनके साथ उनका जो है वो इंटरेक्शन करवाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।